वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा एंड आज की क्लास में हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे आर्किटेक्चरल डिजाइन को। ठीक है, इससे पहले हमने यहाँ पे 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। फर्स्ट आपका एसडीएलसी मॉडल्स रहेगा, सेकंड टेस्टिंग है एंड थर्ड सिस्टम मॉडल्स है। आज हम देखेंगे आर्किटेक्चर डिजाइन क्या होता है एंड आज की क्लास में हम स्पेसिफिकली देखने वाले हैं कि कौन कौन से आर्किटेक्चर पैटर्न्स या डिजाइंस हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जैसा हमें समझ में भी आ रहा है कि यहाँ पे क्या रहेगा। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर आपका बेसिकली डिजाइन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर किससे रिलेटेड है आपका, जो हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसकी डिजाइनिंग और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कैसे जो हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम है कैसे उसके कंपोनेंट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, कैसे वो इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करेंगे या फिर इन्वायरमेंट में हम उसको यूज करेंगे, किस प्रिंसिपल के बेसिस पे वो हम वहां पे वो हमारा सिस्टम रहेगा। तो ये सारी बातें आपके किस में डिफाइन की जाती है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के अंदर आती है। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर हम यहाँ पे क्या कहते हैं, एक टर्म यहाँ पे यूज होती है, वो होती है आपकी मेटाफोर। क्या टर्म है आपकी, मेटाफोर। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इज अ मेटाफोर फॉर द ब्लूप्रिंट ऑफ अ बिल्डिंग। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। मेटाफोर एक यहाँ पे टर्म इसके लिए यूज होती है। तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या हुआ, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर हमारा जो डिजाइन एंड ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम वो होता है। अब सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर हमें समझ में आ गया। आप इस तरह से भी कह सकते हो कि जब आप सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को डिजाइन करते हैं वही आपकी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिजाइन भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब आप सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को डिजाइन करते हैं तब उसकी जो आउटपुट आती है वो आउटपुट क्या होती है, वो आउटपुट आपका सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का डिस्क्रिप्शन होता है। क्या समझ में आया कि द आउटपुट ऑफ दिस डिजाइन प्रोसेस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। ठीक है, इतना हो गया। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या हुआ हमारा, डिजाइन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सॉफ्टवेयर सिस्टम, जिसमें हम ये बताते हैं कि कैसे हमारे कंपोनेंट्स इंटरेक्ट करेंगे, कैसे वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करेंगे, वो सारी बातें इसके अंदर इंक्लूड होती है। एंड जब आर्किटेक्चर डिजाइन की हम बात करें, डिजाइन प्रोसेस की जब हम बात करें, तो ये जो डिजाइन प्रोसेस है इसकी आउटपुट क्या होती है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। नेक्स्ट यहां पे देखिए आर्किटेक्चरल डिजाइन। आर्किटेक्चरल डिजाइन क्या होता है। अब डिजाइन प्रोसेस हमने देखा कि डिजाइन प्रोसेस के अंदर आपको अपने आर्किटेक्चर की डिस्क्रिप्शन देनी है। एंड आर्किटेक्चरल डिजाइन क्या होता है, आर्किटेक्चरल डिजाइन आपकी डिजाइन प्रोसेस से पहले की स्टेज है। आर्किटेक्चरल डिजाइन इज एन अर्ली स्टेज ऑफ द सिस्टम डिजाइन प्रोसेस। ये डिजाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, लिंक बिटवीन द स्पेसिफिकेशन एंड डिजाइन प्रोसेस। जो आपकी स्पेसिफिकेशन जो आपने डिफाइन की है वो एंड जो आपकी डिजाइन प्रोसेस है वो, उन दोनों के बीच में ये कनेक्टिविटी देता है, लिंक रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये आपका आर्किटेक्चरल डिजाइन होता है। आर्किटेक्चरल डिजाइन यहाँ पे हमें क्यों चाहिए, तो आर्किटेक्चरल डिजाइन आपको जो आपका सॉफ्टवेयर होता है उसके डिजाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए चाहिए। सॉफ्टवेयर क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर नीड्स एन आर्किटेक्चरल डिजाइन टू रिप्रेजेंट द डिजाइन ऑफ सॉफ्टवेयर। IEEE में इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है आर्किटेक्चरल डिजाइन की वो क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग अ कलेक्शन ऑफ hardware and software components and their interfaces to establish the framework for the development of a computer system. आर्किटेक्चरल डिजाइन एक प्रोसेस है
क्या प्रोसेस है? इस प्रोसेस में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स जो होते हैं उनको डिफाइन किया जाता है, उनके इंटरफेसेस को डिफाइन किया जाता है, एंड जिससे कि जो आपका सिस्टम है उसके लिए हम यहाँ पे एक फ्रेमवर्क रेडी कर सके, वो है आपकी आर्किटेक्चर डिजाइन। ठीक है, इतना आर्किटेक्चरल डिजाइन से एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांस नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि आर्किटेक्चरल डिजाइन क्या होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमारा पूरी तरह से एक थ्योरेटिकल पोर्शन रहता है। अब आती है अब्स्ट्रैक्शन की बात। आर्किटेक्चरल अब्स्ट्रैक्शन, तो देखो एब्स्ट्रैक्शन का जो बेसिक अगर हम मीनिंग समझते हैं वो होता है कि जो डिटेल्स कस्टमर के लिए यूजफुल नहीं है, उसके लिए जरूरी नहीं है उन डिटेल्स को हाइड कर देना, वो एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। केवल मेन डिटेल्स उसको शो करना। ठीक है, आर्किटेक्चर अब्स्ट्रैक्शन यहाँ पे एक टर्म है, तो यहाँ पे आपका आर्किटेक्चर इन द स्मॉल एंड आर्किटेक्चर इन द लार्ज, ये दो यहाँ पे टर्म है। वो क्या रहेगी? जब हम आर्किटेक्चर इन द स्मॉल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जो आर्किटेक्चर है वो इंडिविजुअल प्रोग्राम्स के लिए होता है। ठीक है, इंडिविजुअल प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पे आपका आर्किटेक्चर रहेगा, एंड आपका जो इंडिविजुअल प्रोग्राम है उसको कंपोनेंट्स में यहाँ पे डिवाइड कर दिया जाता है। जब हम लार्ज की बात करते हैं तो लार्ज के अंदर हमारा जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं, जो लार्ज प्रोग्राम्स होते हैं, उनके आर्किटेक्चर को डिस्कस किया जाता है। स्मॉल का मतलब क्या हुआ कि इंडिविजुअल प्रोग्राम्स की बात हो रही है, एंड लार्ज का मतलब क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स की यहाँ पे बात हो रही है। फिर आती है आर्किटेक्चरल रिप्रेजेंटेशन। आर्किटेक्चरल रिप्रेजेंटेशन, अब आपको आर्किटेक्चर डिजाइन करना है तो आपको उसे रिप्रेजेंट करना होगा, उसके लिए आपको कोई ना कोई मॉडल्स वहां पे यूज करने होंगे। पहले क्या होता था कि हम एक ब्लॉक डायग्राम यूज करते थे, एंटिटी रिलेशनशिप जो आपका ईआर डायग्राम होता है उसको हम यूज करते थे। सिंपल होता है वो आपका यूज करने के लिए, लेकिन उसके अंदर उसको क्या किया गया, क्रिटिसाइज किया गया, बिकॉज दे लैक सिमेंटिक्स, एंड वो ठीक से क्या नहीं शो कर पा रहे थे, रिलेशनशिप को शो नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए यहाँ पे आर्किटेक्चरल मॉडल्स आए। अब हर आर्किटेक्चर मॉडल्स की अपनी क्या होती है, एक नोटेशन होती है, एंड उसी के बेस पे आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, आर्किटेक्चरल डिजाइन डिसीजंस। जब भी आर्किटेक्चर डिजाइन किया जाता है तो उससे रिलेटेड कई डिसीजंस लेने पड़ते हैं उसे डिजाइन करने से पहले, जैसे कि यहाँ पे हाउ विल द सिस्टम बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये डिसीजन है, ये डिसीजंस लेने होंगे कि आपका सिस्टम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कौन सी आर्किटेक्चरल स्टाइल इसके लिए ठीक रहेगी, कौन सी अप्रोच हमें यहाँ पे यूज करनी है। तो ऐसे बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जो स्टार्टिंग में डिजाइन करने से पहले लेने होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है इसका परफॉर्मेंस। ठीक है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सिक्योरिटी। थर्ड है सेफ्टी, फोर्थ अवेलेबिलिटी, एंड फिफ्थ मेंटेनेबिलिटी। ये 1 2 3 5 4 5 क्या होते हैं? आर्किटेक्चरल एंड सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जब भी कोई आर्किटेक्चर डिजाइन किया जाता है तो वो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करना चाहिए। अब आती है बात किसकी? आर्किटेक्चरल व्यूज की। कौन कौन से व्यू होते हैं? तो यहाँ पे जो है एक होता है आपका, देखो, लॉजिकल व्यू। लॉजिकल व्यू में क्या किया जाएगा? लॉजिकल व्यू आपका शो करता है की अब्स्ट्रैक्शन एज ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्लासेस। ठीक है, आपका जो मेन होता है लॉजिकल व्यू वो यहाँ पे की अब्स्ट्रैक्शन शो करता है। प्रोसेस व्यू क्या करेगा? प्रोसेस व्यू शो करेगा हाउ एट रन टाइम द सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ इंटरेक्टिंग प्रोसेस, कैसे आपका सिस्टम क्या कर रहा है, रन टाइम पे इंटरेक्ट कर रहा है। एक होता है डेवलपमेंट व्यू जो हमारा डेवलपमेंट से रिलेटेड रहेगा। फिर आता है आपका फिजिकल व्यू जो फिजिकल कंपोनेंट, फिजिकली जो कंपोनेंट से रिलेटेड रहेगा कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। एक आपका यूज केस व्यू भी होता है। तो ये क्या होते हैं? आपके कुछ व्यूज होते हैं, लॉजिकल व्यू, प्रोसेस व्यू, डेवलपमेंट व्यू, फिजिकल व्यू, यूज केस व्यू। अब आती है बात किसकी?
आर्किटेक्चरल पैटर्न्स की। पैटर्न्स क्या होते हैं? देखो, जब भी हम आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं तो हम वो किसी ना किसी एक पैटर्न को फॉलो करता है कि एंड वो किस पैटर्न को फॉलो करेगा उसी पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से उस आर्किटेक्चर को डिजाइन करेंगे। तो हर पैटर्न का अपना एक अलग नोटेशन होता है, अपना एक अलग वर्जन होता है। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट जो आपका पैटर्न होता है वो है लेयर्ड आर्किटेक्चर। लेयर्ड आर्किटेक्चर में हम यहाँ पे लेयर्स का यूज करते हैं। इस तरह से क्या करते हैं? लेयर्स का यूज करते हैं। एक के बाद एक लेयर यहाँ पे रहेगी। जो फर्स्ट लेयर है वो किससे कनेक्ट रहती है? सेकंड लेयर आपकी थर्ड से कनेक्ट रहेगी, थर्ड लेयर हमारी फोर्थ से कनेक्ट रहती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? लेयर्स का यूज करते हैं। ये होता है आपका लेयर्ड आर्किटेक्चर। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो, लेयर्ड आर्किटेक्चर के बारे में कुछ और बातें हम यहाँ पे देखेंगे। जब हम लेयर्ड आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो जनरली आपकी 3 लेयर्स की बात होती है। 3 नहीं, कितनी लेयर्स की बात होती है? 4 लेयर्स की बात होती है। कौन कौन सी वो 4 लेयर है? 4 लेयर आपकी होती है। फर्स्ट हमारी है प्रेजेंटेशन लेयर, ये स्टैंडर्ड लेयर्स होती है। प्रेजेंटेशन लेयर मीन्स जो यूजर इंटरफेस करेगी वो आपकी प्रेजेंटेशन लेयर होती है। सेकंड आपकी बिजनेस लेयर है। थर्ड आपकी परसिस्टेंस लेयर होती है एंड फोर्थ हमारी डेटाबेस लेयर रहेगी। ठीक है। अब कुछ केसेस में क्या होता है कि ये जो बिजनेस लेयर है एंड जो परसिस्टेंस लेयर है इनको कंबाइन कर दिया जाता है और एक सिंगल बिजनेस लेयर बना दी जाती है। अब आपकी 3 लेयर्स हो जाएंगी यहाँ पे। बट स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन, बिजनेस, परसिस्टेंस एंड डेटाबेस लेयर होती है। अगर स्टैंडर्ड 4 लेयर है, अगर आपको कहीं पर 5 लेयर्स मिलती है तो वहां पे क्या होता है? एक सर्विस लेयर को ऐड कर दिया जाता है। तो जब लेयर्स की बात होती है तो हमें नाम पता होने चाहिए, प्रेजेंटेशन लेयर, बिजनेस लेयर, परसिस्टेंस लेयर एंड डेटाबेस लेयर। अगर 3 लेयर की बात हो रही है तो यहाँ पे बिजनेस एंड परसिस्टेंस को कंबाइन कर दिया जाता है। अगर 5 की बात हो रही है तो यहाँ पे एक सर्विस लेयर ऐड हो जाती है। इससे ज्यादा लेयर्स भी बन सकती है। प्रेजेंटेशन लेयर आपकी क्या करती है? जो यूजर इंटरफेस है उसको हैंडल करेगी कि कैसे कम्युनिकेशन किया जाए। बिजनेस लेयर क्या होती है? बिजनेस लेयर आपकी रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग स्पेसिफिक बिजनेस रूल्स एसोसिएटेड विद द रिक्वेस्ट। जो आपके बिजनेस रूल है उनको एग्जीक्यूट यहाँ पे ये करेगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि एक लेयर दूसरी लेयर में ऐसे इंटरफेयर नहीं करती कि अगर आपने एक लेयर के अंदर कोई भी चेंज किया है तो वो चेंज दूसरी लेयर को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये इसका मेन पॉइंट रहेगा। किसी भी एक लेयर में अगर आप कोई चेंज करते हो तो वो दूसरी लेयर को इफेक्ट नहीं करता। इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो एक लेयर को दूसरी लेयर के बारे में ज्यादा जानने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन लेयर है, डज नॉट नीड टू नो और वरी अबाउट हाउ टू गेट कस्टमर डेटा। It only needs to display that information on a screen in particular format. प्रेजेंटेशन लेयर का काम है केवल डेटा को रिप्रेजेंट करवाना, उसे ब्राउजर से कम्युनिकेट करना। कैसे डेटा आ रहा है, कैसे डेटा प्रोसेस हुआ, उस इंफॉर्मेशन को जानना प्रेजेंटेशन लेयर के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है। आपकी बिजनेस लेयर केवल बिजनेस रूल से एसोसिएटेड रहेगी, तो बिजनेस लेयर को भी यहाँ पे ये नहीं देखना कि हाउ टू फॉर्मेट कस्टमर डेटा फॉर डिस्प्ले ऑन अ स्क्रीन। जो फॉर्मेटिंग का काम है वो आपकी प्रेजेंटेशन लेयर का रहेगा। ठीक है। तो ये इससे हमें क्या पता चला कि एक लेयर दूसरी लेयर को इंटरफेयर नहीं करती। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहां पर एक क्लोज्ड लेयर को ऐड किया गया है। क्लोज्ड लेयर को ऐड इसीलिए किया गया है कि एक लेयर के अंदर अगर कोई चेंज हो रहा है तो वो दूसरी लेयर को इफेक्ट ना करे। सबसे पहले आपकी प्रेजेंटेशन लेयर होती है, यहां से रिक्वेस्ट आती है, देन आपकी बिजनेस लेयर है, परसिस्टेंस लेयर है, डेटाबेस लेयर में डेटाबेस स्टोर रहता है। ठीक है। एक यहाँ पे लेयर ऑफ आइसोलेशन। लेयर ऑफ आइसोलेशन भी सेम वही कॉन्सेप्ट रहता है कि आपकी एक लेयर दूसरी लेयर को इंटरफेयर ना करे। ठीक है। ये है हमारा क्या? लेयर्ड आर्किटेक्चर। प्रेजेंटेशन लेयर को यूआई लेयर भी कहते हैं, एप्लीकेशन लेयर को सर्विस लेयर भी कह देते हैं,
बिजनेस लॉजिक लेयर को डोमेन लेयर कहते हैं, डेटा एक्सेस लेयर को परसिस्टेंस लेयर भी कह देते हैं। ठीक है, ये अलग अलग नोटेशंस, अलग अलग मेथड्स में अलग अलग नेम होते हैं, बट बेसिक जो स्टैंडर्ड नोटेशंस है वो हमने ऊपर डिस्कस की। सेकंड होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। जो क्लाइंट सर्वर पैटर्न होता है इसमें क्या होगा कि हमारे पास क्लाइंट्स होंगे, सर्वर होंगे एंड हमें नेटवर्क की रिक्वायरमेंट रहेगी। क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा नेटवर्क में एंड सर्वर क्या करेगा, रिप्लाई करेगा। ये क्या होता है, आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या होता है इसके अंदर, रिपोजिटरी आर्किटेक्चर। रिपोजिटरी आर्किटेक्चर में क्या होगा कि यहाँ पे आपका जितना भी डेटा है वो एक सेंट्रल रिपोजिटरी में क्या होता है, स्टोर होता है। एक जगह पे, एक सेंट्रल प्लेस पे आपका सारा डेटा यहाँ पे स्टोर रहेगा। इसे क्या कह दिया जाता है, रिपोजिटरी कह दिया जाता है। अब यहाँ पे जितने भी आपके अलग सिस्टम है उनको अगर कोई भी डेटा चाहिए तो वो यहाँ से एक्सेस करेंगे। ठीक है, ये क्या हुआ, हमारा रिपोजिटरी आर्किटेक्चर हुआ। अब ये जो रिपोजिटरी आर्किटेक्चर है ये दो तरह से हो सकता है, या तो आपका सारा डेटाबेस एक सेंट्रल डेटाबेस हो, ठीक है, या फिर हर एक सब सिस्टम का अपना खुद का डेटाबेस हो। ये दो तरह से हम इस आर्किटेक्चर को फॉलो कर सकते हैं, या तो एक सेंट्रल डेटाबेस बना दिया जाए एंड सभी इसको यूज करें, या फिर हर सिस्टम को एक खुद का डेटाबेस दे दिया जाए। ये होता है हमारा रिपोजिटरी आर्किटेक्चर। यहाँ पे आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये हमारा रिपोजिटरी है एंड ये बाकी की क्या कर रहे हैं, इससे इंटरेक्ट कर रहे हैं। फिर आता है एक पाइप एंड फिल्टर आर्किटेक्चर। पाइप एंड फिल्टर आर्किटेक्चर क्या होता है, तो यहाँ देखिए, प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा इन अ सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड सो दैट ईच प्रोसेसिंग कंपोनेंट इज डिस्क्रीट and carries out one type of data transformation, data flow from one component to another for processing. पाइप एंड फिल्टर आर्किटेक्चर में जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें फिल्टर कहा जाता है, और जो डेटा फ्लो हो रहा है वो एज इन अ पाइप हो रहा है। मेन हमारा ये है कि जो कंपोनेंट है, प्रोसेसिंग कंपोनेंट, वो फिल्टर है एंड डेटा फ्लो एज इन अ पाइप। ठीक है, तो ये हमारा पाइप एंड फिल्टर आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से आपका डेटा फ्लो होगा। तो ये क्या हुए, हमारे आर्किटेक्चरल पैटर्न्स हुए। ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन हमने देखी कि ये पैटर्न्स होते क्या है। अगर हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाए पाइप एंड फिल्टर किससे रिलेटेड है तो हम वहां पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कपलिंग एंड कोहेजन क्या होता है। ठीक है, क्योंकि वहां से एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आता है कपलिंग एंड कोहेजन से। आज के लिए इतना ही एंड नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कपलिंग एंड कोहेजन। ओके, थैंक यू।